oogenesis। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो श्योरली आपके लिए है। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक मिलेगा oogenesis। हर साल ऑलमोस्ट इस पे सवाल रिपीट हो ही जाता है। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। नोटिफिकेशंस के लिए पर्सनलाइज से उसको ऑल पर सेट कर दो ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। बिना किसी डिले के चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। oogenesis। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था तब भी हमने ये बात कही थी कि जेनेसिस का मतलब ही बायोलॉजी में होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज के बनने को हम क्या कहते हैं? जेनेसिस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। गैमेट बन रहा है, मेल में मेल गैमेट बना था इसलिए हमने उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। फीमेल में फीमेल गैमेट बन रहा है इसलिए हम प्रोसेस को oogenesis कह रहे हैं। फीमेल के गैमेट को हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं या फिर फीमेल का एग कहते हैं। तो सिंपली अगर मैं कहूं ओवम या एग का बनना, मैच्योर ओवम या एग के बनने का जो प्रोसेस है फीमेल्स में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। ये तो हो गई डेफिनेशन कि oogenesis क्या होता है। अब हम बात करते हैं oogenesis होता कहाँ है, इसका लोकेशन का क्या है, बॉडी के कौन से पार्ट में ये होता है। तो अगर मैं oogenesis के लोकेशन की बात करूं तो ये ओवरीज में होता है। ओवरीज में होता है, यस आई सेड ओवरीज, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती है, लेफ्ट एंड राइट। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको फीमेल के अंदर 2 ओवरीज दिखाई देंगी। दोनों ही ओवरीज में साइमल्टेनियसली, मतलब पहले एक में फिर दूसरे में ऐसे ओवम का प्रोडक्शन होता रहता है। तो दोनों ही ओवरीज में ओवम बनता है। ओवम के बनने के प्रोसेस को हमने कह दिया oogenesis। oogenesis का प्रोसेस अगर आप देखें तो इसे सिंपली आप 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं oogenesis के फेजेस की बात करूं, सिंपली आप इसको 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो oogenesis के कितने फेज हैं? 3 फेजेस। पहला फेज जिसे हमने कहा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज ग्रोथ फेज, और जो तीसरा फेज होता है वो होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज सिंपली देखो, अगर वर्डिंग्स पर जाएं तो बहुत सिंपल हो जाएगा इसको समझना। मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब वो फेज जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ग्रोथ फेज मतलब ग्रोथ हो रही होगी, और मैच्योरेशन फेज का मतलब मैच्योरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। तो पूरे oogenesis के प्रोसेस को आप 3 फेजेस में कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, फिर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड एट लास्ट फाइनली मैच्योरेशन देखने को मिलेगा। मैच्योरेशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ किसका? फीमेल प्रीमेच्योर जो सेल्स होते हैं उनका। जो प्रीमेच्योर सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं oogonia, जिनसे फाइनली फीमेल का मेच्योर गैमेट बनने वाला है। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि मेल्स में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है। अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ oogenesis का डिस्कशन करेंगे, साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस से भी लिंक करते हुए चलेंगे, ताकि आपको दोनों प्रोसेसेस में जो सिमिलैरिटीज हैं वो पता चल जाए, और जो डिसिमिलैरिटीज हैं जिनकी वजह से प्रोसेस में डिफरेंस आ रहा है वो डिसिमिलैरिटीज का पता चल जाए। सो फीमेल में जो प्राइमरी सेल होता है, जो जर्म सेल हम कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल, वो होता है oogonia। oogonia में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर oogonia में ग्रोथ होगी, उसके बाद मैच्योरेशन होगी। इन 3 फेजेस को हम इजीली इस पूरे फ्लो चार्ट या साइकिल के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो,
फीमेल का सेल था, प्रीमेच्योर सेल था, oogonia। उस oogonia में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, जिसे हम सिंपली कह देते हैं माइटोसिस हुआ। जब माइटोसिस होगा तो डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के दो पार्ट होते हैं ना, माइटोसिस और मियोसिस। दोनों ही तरीके की सेल डिवीजन हमें गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर देखने को मिलती है। oogonia में माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा और उससे बन जाएगा प्राइमरी oocyte। सिंपली अगर आप देखो, एक सेल था जिसे मैंने कहा oogonia, एक सेल से डिवाइड हुआ, दो सेल बन गए, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हुआ। फर्दर इस एक सेल को अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ये फिर से दो में डिवाइड हो गया, दूसरे वाले सेल को देखो वो भी दो में डिवाइड हो गया। माइटोसिस करता क्या है, एक से दो बनाता है इक्वल कंटेंट में, इसलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। सो फाइनली हमारा oogonia से प्राइमरी oocyte तो बन गया। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप नोटिस करो, ये पूरा प्रोसेस फीटल लाइफ में होता है। यस, यू हर्ड मी करेक्ट, फीटल लाइफ में। मेल्स में तो आफ्टर बर्थ था, प्यूबर्टी के टाइम पे था, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था। बट फीमेल्स में ये सारा प्रोसेस प्राइमरी oocyte तक का फीटल लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, जब बच्चा माँ के पेट में था उस टाइम पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। सो जितने भी प्राइमरी oocyte बनने होते हैं, जितने भी oogonia बनने होते हैं, वो सारे के सारे फीटल लाइफ में बन जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस अगर आप नोटिस करो oogonia और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो वो यहीं पर आ जाता है। मेल्स में स्पर्म प्यूबर्टी में बनना शुरू हुए थे, फीटल लाइफ में फीमेल्स में ही बन गए। फीमेल्स में क्या हुआ, सिंपली फीटल लाइफ में ही जितने भी सेल बनने थे वो बन गए। इसके बाद कोई भी ऐसा सेल नहीं बनेगा आफ्टर बर्थ जो आगे चल के गैमेट बनाएगा। गैमेट बनाने वाले सारे सेल बन चुके हैं, फीटल लाइफ में बन चुके हैं, और फीटल लाइफ में ही उनमें माइटोसिस हो गया, प्लस उनमें मियोसिस भी शुरू हो गया और प्राइमरी oocyte बन गया। मियोसिस 1, अगर आपने मियोसिस वाला कंसेप्ट पढ़ा हो, क्लास 11th में है, सेल साइकिल वाले चैप्टर में, जिसमें आप माइटोसिस मियोसिस देखते हो, तो मियोसिस दो तरीके का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। सो मियोसिस 1 वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर शुरू तो हुआ, इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। मैं इन डेप्थ कंसेप्ट में नहीं जाऊंगी, वरना फिर ये पूरा लेक्चर मियोसिस में ही चला जाएगा। मियोसिस बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको हम फिर कभी कवर कर लेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मियोसिस 1 का जो स्टेज है, प्रोफेज 1, उसी पर अरेस्ट हो गया प्राइमरी oocyte। फीटल लाइफ में था, बच्चा माँ के पेट में है, अभी भी है, प्राइमरी oocyte बन गए मियोसिस 1 होकर, बट मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही रुक गया, अरेस्ट हो गया। अब जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, प्यूबर्टी नहीं आ जाती, तब तक ये जो oogonia है, इसने प्राइमरी oocyte बनाया है, ये प्राइमरी oocyte की ही स्टेज में प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट रह जाएगा। इसने मियोसिस 1 को कंप्लीट नहीं किया। कब कंप्लीट किया, आफ्टर बर्थ, जब प्यूबर्टी आ जाएगी तब। सो फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte बन गया, अब बेबी डिलीवर हो गया, बर्थ हो गया, बर्थ के बाद उसका चाइल्डहुड भी आ गया। चाइल्डहुड के बाद जो अगला फेज आता है, दैट इज प्यूबर्टी, जहां से एडोलेसेंस वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या हुआ, ये प्राइमरी oocyte बना था, इस प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 को कंप्लीट किया और क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte बना लिया। फाइनली ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। जब इसने मियोसिस 1 का प्रोसेस को कंप्लीट किया, अभी तक तो हमने देखा था कि इक्वल इक्वल दो सेल बन रहे थे, बट सेकेंडरी oocyte बनते ही हमें क्या देखने मिला, एक सेल से दो सेल तो बने, लेकिन अनइक्वल डिवीजन हुआ। एक के पास ज्यादा कंटेंट है, एक बड़ा है, दूसरे के पास कम कंटेंट है, तो वो छोटा है। सो जो बड़ा वाला सेल बना उसको तो हमने बोल दिया सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा वाला सेल बना उसको हमने कह दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके लेने वाला सारा न्यूट्रिशन तो सेकेंडरी oocyte ले चुका था, इसलिए वो छोटा सा सेल बना। अब इस सेकेंडरी oocyte में होगी मियोसिस 2, बट अगेन मियोसिस 2 होगी कब, अभी तो सिर्फ ये मियोसिस 1 कंप्लीट करके बैठा है और ये यहाँ पर अरेस्ट हो गया। अब ये कह रहा है भाई मुझे मियोसिस 2 अभी नहीं करनी। सो मियोसिस 2 होगी कब, एडल्ट स्टेज में।
जब फीमेल बड़ी हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगी, उस टाइम पर जब मेल का स्पर्म आकर ओवम को पेनिट्रेट करेगा, मतलब समझो ये ओवम है, ठीक है, और ये स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये स्पर्म ओवम की लेयर्स को पेनिट्रेट करेगा, उस टाइम पर यहां पर मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट होगा और ये सेकेंडरी oocyte फाइनली मैच्योर ओवम बना लेगा। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो मैच्योर सेल्स के बीच में होगा, स्पर्म मैच्योर्ड है ही, इमैच्योर एग के बीच में तो नहीं होगा, वरना जाइगोट कैसे बनेगा। तो सेकेंडरी oocyte जैसे ही ये स्पर्म फीमेल के एग को पेनिट्रेट कर कर अंदर जाएगा, तुरंत ही सेकेंडरी oocyte ओवम बना देगा। ओवम बनाते ही ये स्पर्म ने ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज किया और फाइनली जाइगोट बना लिया। ऐसा सिंपल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, प्यूबर्टी के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो सीधा एडल्ट लाइफ में जाकर ओवम बनाएगा। वो भी कब कब मैच्योर ओवम बनाएगा, जब उसे स्पर्म मिल जाएगा, एग को स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, स्पर्म उसके अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। उस टाइम पर जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल का न्यूक्लियस मेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होने ही वाला है, उसे जस्ट पहले जैसे ही स्पर्म एंटर किया ओवम के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो उसने ओवम बना लिया और फाइनली हमें क्या मिल गया, फीमेल गैमेट मिल गया, ओवम मिल गया। जब सेकेंडरी oocyte से ओवम बना, उस टाइम पर भी सेम चीज हुई, एक सेल बड़ा बना, एक सेल छोटा बना। बड़े वाले सेल को हमने ओवम कह दिया, दैट इज मैच्योर फीमेल गैमेट, और छोटे वाले सेल को हमने कह दिया सेकेंड पोलर बॉडी, जो अपने आप कुछ टाइम बाद डीजनरेट हो जाएगी। फर्स्ट पोलर बॉडी भी कुछ टाइम बाद अपने आप डीजनरेट हो जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी भी अपने आप डीजनरेट हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ ओवम। अब ध्यान देने वाली बात देखो क्या है, फीटल लाइफ थी, प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी कब बना, प्यूबर्टी में बना। अब ये सेकेंडरी oocyte जब प्यूबर्टी में बना, उस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ होगा ना यार, सिंपल सी बात है, ओव्यूलेशन हो चुका होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte बना तो जो रिलीज हो रहा है, जो मियोसिस 1 कंप्लीट कर रिलीज हुआ है, वो सेकेंडरी oocyte, उसके बाद सेकेंडरी oocyte में हुआ मियोसिस 2, और उस मियोसिस 2 से उसने फाइनली बनाया ओवम रिप्रोडक्टिव लाइफ में आकर, और ये ओवम जाकर फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सो फाइनली यहाँ पर ओवम बन चुका है, फीमेल गैमेट हमें मिल चुका है। इस पूरे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। प्री मैच्योर सेल से मैच्योर सेल में कन्वर्जन हो गया, जो प्री मैच्योर सेल था फीमेल का, उसने मैच्योर गैमेट बना लिया फाइनली। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाकर पढ़ोगे तो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, मतलब बनने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें फॉलिकल्स जनरेशन होता है, फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, लेयर बाय लेयर डेवलपमेंट होती है। ये पूरा टाइम खाली नहीं बैठा होता ओवम, oocyte खाली थोड़ी ना बैठा है, वो खुद को डेवलप कर रहा है। तो वो सारी चीजें अगर मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको प्रॉपर वो जो मैच्योरेशन फेजेस होते हैं, जिस टाइम पे सारा ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है, वो टॉपिक अगर आपको समझना है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, वो वीडियो मैं स्पेशली अलग से बना दूंगी। यहाँ पर हम इसी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि oogenesis में बेसिकली हमें यही डिस्कस करना होता है। ओवम बनाने के बाद अब हम सिंपली समझते हैं इस सब की प्लॉइडी, जो पूछी जाती है नीट में, तो खासकर पूछी जाती है, रेंडमली पूछ लेगा। तो अगर प्लॉइडी की बात करें तो oogonia देखो 2n था, मतलब डिप्लॉइड था। जब oogonia था तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे। इसी को हम डिप्लॉइड कंडीशन कह देते हैं ना, हाफ होगा तो हैप्लॉइड कह देंगे। तो oogonia डिप्लॉइड था। प्राइमरी oocyte ये भी डिप्लॉइड है, ये पूछा जाता है, ये भी डिप्लॉइड है, बट प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बना तो ये हैप्लॉइड है। देखो ये मैंने एक प्राइमरी oocyte सेल यहाँ पे सेलेक्ट किया था, उसमें दिखाया क्या, सेकेंडरी oocyte बनने का प्रोसेस, पूरा डिवीजन का प्रोसेस। तो ये सेकेंडरी oocyte जब बना यहाँ पर प्राइमरी oocyte से, तो 2n की जगह n हो गया, डिप्लॉइड की जगह हैप्लॉइड कंटेंट हो गया,
यहाँ पर आप अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करते हो तो क्रोमोसोम नंबर 23 है। क्यों? क्योंकि मियोसिस हुआ है, सिंपल सी बात है। माइटोसिस जब तक हो रहा था तब तक डिप्लॉइड था। इक्वेशनल डिवीजन है भाई, क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना ही माइटोसिस छोड़ देगा। बट मियोसिस में ये आधा कर देगा, 2n था तो n हो जाएगा। सेम यहाँ मियोसिस 2 हुआ है तो सेकेंडरी oocyte से भी बनेगा जब ओवम, तो ये n ही रहेगा। अब बच्चों को डाउट आता है मियोसिस 2 तो हो रहा है, अभी अभी बोला मियोसिस होगा तो कंटेंट आधा हो जाएगा, तो मियोसिस 2 होने पर n की जगह n/2 क्यों नहीं हुआ, ये आधा क्यों नहीं हुआ, ये n का n क्यों सिमिलर रह गया? तो सिंपल सी बात है, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, इसमें आधा होगा बट मियोसिस 2 में आधा नहीं होगा। मियोसिस 2 बिल्कुल आपका सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह, जैसे माइटोसिस फॉलो करता है सेम प्रोसेस मियोसिस 2 फॉलो करता है। तो अगर n है तो n ही रह जाएगा, इसलिए सेकेंडरी oocyte से ओवम में भी n ही आया, हैप्लॉइड कंटेंट ही आया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लॉइडी बताओ ओवम की तो वो n रहेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे जाए तो वो 23 रहेंगे। इस बात पर खास ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ तक बना था, सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी में बना है और ओवम आपका फाइनली रिप्रोडक्टिव लाइफ में आकर बना है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तब। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, देखो फ्लो चार्ट से जाना, बहुत हैक्टिक नहीं लगेगा, इजी सा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आई है, अच्छे से समझ में आई है, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए मुझे कमेंट में वो भी बता देना। अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का वीडियो अब तक नहीं देखा है, आपको उन टॉपिक्स में डाउट्स हैं, तो जाइए जल्दी से और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाकर डाला हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना। आई एम रियली ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दिस मच कंटेंट। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिंप्लीफाइड कंटेंट आपको दूं, सो प्लीज अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।